गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, G7। ठीक है। G7 बहुत न्यूज़ में रहता है। इसमें जो मेंबर्स हैं और जितने भी जो 7 मेंबर है टोटल, इसमें जो दुनिया के सबसे हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है ना, 7 जो सबसे बड़े इकोनॉमीज हैं, वो मिलकर ये G7 बनाते हैं। ठीक है। तो ये इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ ए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये G7 का क्या है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है। ठीक है। तो और इसमें जो 7 कंट्रीज हैं, ठीक है, इसके जो 7 कंट्रीज है, इसका जो प्रेसिडेंशिप है वो रोटेशन बेसिस पे होता है। लेकिन ये G7 जो बना, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। G7 अचानक नहीं बना था, इसका थोड़ा सा पीछे हम लोग जाएंगे। 1973 में क्या होता है, 1973 में ऑयल क्राइसिस होता है। ठीक है। 1973 में ऑयल क्राइसिस होता है और जो ब्रिटेन वुड का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है वो कोलैप्स कर जाता है। ठीक है। और ये ऑयल जो क्राइसिस होता है, जिसको बोलते हैं ऑयल शॉक, फर्स्ट ऑयल शॉक कब हुआ था? 1973 में। तो 1973 ऑयल शॉक हुआ क्यों? उस टाइम पे 1973 में एक वार हुआ था। इजराइल और ये अरब जो कंट्रीज थे, अरब कंट्रीज कोalition एक वार लड़ा गया था, जिस वार में क्या हुआ था, इजराइल ने जीत गया था, है ना। तो इजराइल जीता था, लेकिन इजराइल को जो लोग सपोर्ट किए थे, है ना, इजराइल के जो लोग सपोर्ट किए थे, उसको क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बोलते हैं OAPEC या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसको कौन लीड कर रहा था उस टाइम पे? सऊदी अरब लीड कर रहा था। तो सऊदी अरब ने क्या किया, इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ऑयल का बिजनेस करना बंद कर दिया जो लोग इजराइल को सपोर्ट करते थे। ठीक है। तो ऑयल का बिजनेस करना बंद कर दिया मतलब क्या, यही लोग तो ऑयल सप्लाई करते हैं, ऑयल सप्लाई बंद कर दिए। तो ऑयल सप्लाई बंद करने की वजह से क्या हुआ, जो ऑयल का प्राइसेस है वो 300% बढ़ गया। तो उस टाइम पे जो पर डॉलर ऑयल था ना, क्रूड ऑयल का वैल्यू था पर बैरल का कितना, $4 था। ठीक है। $4 था उस टाइम पे ऑयल का प्राइस पर बैरल, क्रूड ऑयल। लेकिन वो और जो बंद कर दिया ना ऑयल सप्लाई, तो उसका 300% बढ़ गया, $12 पर बैरल हो गया। कितना? $12 पर बैरल ऑयल हो गया। तो वो जो ऑयल क्राइसिस हुआ, इस ऑयल क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, पूरा जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थे, है ना, वो उनका इकोनॉमी पूरा हिल गया। और ऊपर से आपका जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था ब्रिटेन वुड का, वो जो यूज करते थे, वो भी कोलैप्स हो गया। तो इसकी वजह से क्या है, जो इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो गया। ये बाहर के जो डेवलप कंट्रीज थे, तो वो लोग क्या सोचे, उसको डील करने के लिए, उस सिचुएशन को डील करने के लिए एक समिट बुलाए, जिसमें 6 बड़े बड़े जो उस टाइम के कंट्रीज थे, है ना, जो हाईली मतलब डेवलप कंट्रीज थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे, वो एक समिट बुलाए। कहां पे? फ्रांस में। ठीक है। 1975 में। ठीक है। इसको बोलते हैं इसको जो समिट का नाम था, वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा कंट्री थे? उसमें कंट्रीज थे USA, UK, फ्रांस और जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है। ये 6 कंट्री मिला के एक समिट बुलाया, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट बोलते थे 1975 में। ठीक है। तो उस समिट में पहली बार कितने कंट्री जुड़े थे? 6 कंट्री जुड़े थे, है ना। तो वहीं से शुरुआत होता है आपका G7। ठीक है। वहीं से आपका G7 या G6 थे उस टाइम पे। फिर क्या हुआ, उसमें कनाडा जुड़ा 1976 में, तो फिर वो कहलाया G7। तो पहला समिट जो हुआ था G7 का, कहां पर हुआ था? आपका हुआ था फ्रांस में। ठीक है। और उसका नाम था वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट। और उसके बाद 1976 में कनाडा जुड़ गया, तो वो हो गया G7। पहले जो शुरुआत में क्या था, G6 था। ठीक है। G6। उसके बाद क्या है, तो ये जो इसको जो डील करने के लिए लोग क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट बनाया। वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट में 6 कंट्रीज आए थे। उसके बाद 1976 में कनाडा जुड़ा, टोटल हो गया 7 कंट्रीज या G7। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि तो G7 समिट होता है, उसमें यूरोपियन यूनियन को भी बुलाया जाता है ना। यूरोपियन यूनियन हमेशा उस समिट में रहता है। तो यूरोपियन यूनियन कब पहला जुड़ा? 1977 में। ये इसमें मेंबर कंट्री नहीं है, बट ये हमेशा ये समिट में आता है। और ये कब से चालू हुआ इसका? 1977 में आना चालू हुआ। ठीक है। तो G7 का शुरुआत का हुआ था, स्थापना का हुआ था 1975 में। ठीक है। कहां पे? फ्रांस में।
ठीक है, उस टाइम पे कितने कंट्रीज थे उसमें? 6 कंट्रीज थे। कनाडा कब जुड़ा? 1976 में। उसके बाद यूरोपियन यूनियन जो अभी हर समिट में आता है, तो वो कब से आना चालू किया, जुड़ना चालू किया? 1977 से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 1997 में क्या है, रसिया जुड़ जाता है ये G7 में। तो रसिया जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, ये G8 हो जाता है। क्या हो जाता है? G8। ठीक है, तो रशिया कब जुड़ा G7 में? 1997 में। तो 97 जुड़ने के बाद ये कितना हो गया, कितने कंट्रीज हो गए टोटल? 8 कंट्रीज हो गया, तो G8 कहलाया। लेकिन 2014 में क्या होता है, रशिया को भगा दिया जाता है ना, रशिया को रिमूव कर दिया ऐसा दिया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन से, G8 से। तो फिर से वो क्या होता है, G7 बन जाता है। क्यों हटाया जाता है? क्योंकि रशिया ने क्या किया, यूक्रेन का एक राज्य था क्रीमिया पे अटैक करके उसको कब्जा कर लिया। तो उसके विरोध में क्या हुआ, इसके जो बाकी जो मेंबर कंट्रीज थे, रशिया को बाहर कर दिए। ठीक है, तो फिर से वो G7 हो गया 2014 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री था। चालू कब हुआ? 75 में। उस टाइम पे 6 कंट्रीज थे। ठीक है, 77 में कनाडा जुड़ गया, टोटल G7 हो गए। फिर जो यूरोपियन यूनियन हर साल आता था, वो अभी जो आ रहा है समिट में, वो 1977 से वो आना चालू किया, लेकिन वो मेंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद रशिया जोड़ता है 1997 में, G8 होता है। फिर 2014 में क्या हुआ, रशिया को एग्जिट कर जाता है और टोटल होता फिर G7 बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया G7। अभी कितने कंट्रीज है टोटल? 7 कंट्रीज है। कौन कौन है? कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, ये 7 जो बड़े बड़े जो इकोनॉमीज है या जो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, मिलके G7 बनता है। ये जो G7 है, ये है इसका जो जीडीपी है, टोटल कंट्रीज का जीडीपी जो है वो है ग्लोबल जीडीपी का 31% है। ठीक है, ग्लोबल जीडीपी का 31% है। और उनका जो पॉपुलेशन है टोटल कंट्री का, वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10% है। और ये जो टोटल कार्बन एमिशन करते हैं, क्योंकि ये बताया था मैं कि ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, तो ये कार्बन एमिशन जो करते हैं, ये टोटल कार्बन एमिशन वर्ल्ड का 21% कार्बन CO2 कार्बन एमिशन करते हैं। ठीक है, कितना? 21% CO2 एमिशन करते हैं टोटल वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये हो गया G7। ऐसा कोई सेक्रेटरिएट नहीं है, तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो अभी हम लोग ये हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, अब 48th G समिट कहां हुआ था? अभी 2022 में। ठीक है, 2022 में जो 48th G समिट हुआ था, वो कहां हुआ था? वो हुआ था जर्मनी में। कहां पे? सोल्स एल्मू में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि 48th G समिट कहां पर हुआ था 2022? तो आपको टिक करना है जर्मनी के सोल्स एल्मू में हुआ था। इधर ये सोल्स एल्मू देगा या फिर कंट्री देगा तो जर्मनी देगा। तो कहां पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था, सोल्स एल्मू में। ठीक है, कहां कब से कब तक हुआ था? ये 26 जून से 28 जून के बीच में हुआ था। ठीक है, 26 जून से 28 जून के बीच में हुआ था। तो इसमें बताया था टोटल कितने कंट्री है? 7 कंट्री है। और यूरोपियन यूनियन हर साल इसमें जुड़ता है। लेकिन इस बार क्या है, 5 अलग कंट्री को बुलाया गया था। ठीक है, 5 अलग अलग कंट्री को बुलाया गया था समिट में शामिल होने के लिए। कौन कौन से? अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका। ठीक है, हो गया 5। और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट थे जेलेंस्की, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इतने कंट्री को वहां पे हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया गया था। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो और इसका जो थीम क्या था इस बार का? इस बार का थीम था इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड हेल्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कभी कभी पूछता है व्हाट वाज द थीम ऑफ 48th G समिट। तो आपको क्या टिक करना है? इन्वेस्टिंग इन ए बेटर फ्यूचर ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड हेल्थ। ठीक है, और इसमें जो कुछ जो मेन पॉइंट्स बात हुआ था, या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया था, वो है PGIII। क्या है ये? PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस समिट में ये बोला गया अंडर दिस PGII जो 7 कंट्रीज है ना, 7 कंट्री मिलके $600 बिलियन है ना, बिलियन डॉलर वो कहां इन्वेस्ट करेंगे? डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अप टू 2027। कब तक? 2027 तक। कितना? $600
बिलियन डॉलर ये लोग कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इन डेवलपिंग कंट्रीज या जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ठीक है, एक्चुअली ये जो है ना पीजीआईआई, ये जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उसके अगेंस्ट में ये लाए हैं ये लोग, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, और किस चीज में बात हुआ था? और इसमें बात हुआ था सप्लाई ऑफ वेपन टू यूक्रेन। जो यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा है ना, उसमें क्या ये लोग बात किए थे कि रशिया के अगेंस्ट में ये लोग क्या किए, यूक्रेन को सपोर्ट करना है और उनको हथियार देना है। ठीक है, वेपन सप्लाई करना है। और क्या बात हुआ था? रशियन का जो ऑयल है, रशिया क्या करता है, जो ऑयल देता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, वो बाहर बेचता है, तो उसको जो प्राइस है, उस प्राइस को जो इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए बात किया गया, उसका प्राइस कैप करने के लिए बात किया गया। वो उसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है रशिया। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए यहां बात हुआ था। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हुआ था ये इस समिट में। ठीक है, तो ये जो आज जो 48 समिट था, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट क्या था? पीजीआईआई जो था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें 600 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना था। कहां पे? अप टू 2027 इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो G7 हो गया। G7 में क्या है? टोटल कितने कंट्रीज है? टोटल 7 कंट्रीज है। कब चालू हुआ था ये? 1975 में। कहां पे? फ्रांस में। इसको पहला समिट को क्या नाम दिया गया था? वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट। ठीक है, उस टाइम पे G6 था, मतलब 6 कंट्रीज थे। उसके बाद कनाडा कब जुड़ा? 1976 में। उसके बाद यूरोपियन यूनियन हर साल जो समिट में पार्टिसिपेट करता है, कब से चालू किया ये पार्टिसिपेट करना? 1977 में। रशिया कब जुड़ा? 1997 में। रशिया फिर कब हटा दिया गया रशिया को? 2014 में। ठीक है, और ये जो G7 है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन का कितना परसेंट है यहाँ पे? 10%। जीडीपी कितना है? 31%। कितना परसेंट CO2 एमिट करता है वर्ल्ड का? टोटल 21% CO2 एमिशन करता है। ठीक है, अभी जो समिट हुआ था 2022 में, कहां हुआ था? ये समिट हुआ था जर्मनी के सोल्स एल्बू में। कब से कब तक? 26 जून से 28 जून तक। ठीक है, और इसमें 5 कंट्रीज को जो बुलाया गया था, कौन कौन कंट्रीज थे? अर्जेंटीना, इंडिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। ठीक है, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट क्या थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे। ठीक है, और इसका थीम क्या था? इन्वेस्टिंग इन बेटर फ्यूचर ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड हेल्थ। ठीक है, और सबसे इंपोर्टेंट क्या था? पीजीआईआई, इसमें बात हुआ था पीजीआईआई करेंगे और अप टू 2027 इन इन्वेस्टिंग 600 बिलियन डॉलर इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, और 2023 का समिट कहां होने वाला है? 2023 का समिट जापान में होने वाला है। कहां पर? जापान में होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका G7। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस आता है G7 से, है ना, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और कुछ भी डाउट हो तो मैसेज करिएगा। ठीक है, थैंक यू।